हम चर्चा करेंगे आज शाम होने जा रहे कैबिनेट विस्तार की। इस पर सबकी नजर है कि आज किन किन नामों को यहां पर मोहर लगेगी। खासतौर से शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में होने वाले समारोह में नए मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जाएगी। वहीं ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि क्या कुछ बड़े मंत्रियों की यहां पर छुट्टी भी होगी। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में 5 राज्यों में विधानसभा जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण राज्य है। उनके चुनावों की छाप क्या इस मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को मिलेगा। यूपी से फटाफट हम आपको दिखा देते हैं सूत्रों के हवाले से जो चेहरे चल रहे हैं, जिनके नाम पर मोहर लग सकती है, जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। उनमें अनुप्रिया पटेल का नाम बताया जा रहा है। इसके अलावा पंकज चौधरी, रीता बहुगुणा जोशी, रामशंकर कठेरिया, वरुण गांधी, ये वो चंद नाम हैं जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इसके अलावा हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर बीजेपी की वापसी में एक अहम भूमिका, एक अहम किरदार के तौर पर निकल कर आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बिहार से अगर बात करें तो यहां पर सांसद एलजेपी के हैं पशुपति पारस, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। आजकल वो कुर्ता उसकी शॉपिंग करने में भी व्यस्त नजर आए हैं। देखना होगा कि शाम तक क्या होगा। राजस्थान की अगर बात करें तो यहां राहुल कांसवा, सीपी जोशी को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। और संकेत हमारे साथ हैं जो पैनी नजर रखते हैं खासतौर से इस तरीके का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है। संकेत, यहां पर आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार कहा जाए या बदलाव कहा जाए, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या ये कोई पॉलिटिकल कंपल्शन इसे माना जाएगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम हम जानते हैं क्यों उनको बीजेपी में लाया गया। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल, असम में उनको जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनको लेके आया गया। अनुप्रिया पटेल का नाम हम जानते हैं, उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में चुनाव है। क्या ये पॉलिटिकल कंपल्शन लग रहा है आपको? देखिए, मजबूरी से ज्यादा रणनीति, मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूं। क्योंकि आप अगर ये बोलें कि अगर आप ब्लाइंडली फॉलो कर लें एक राजनीतिक दल को जो ये कहता है कि भाई हम तो जाति, धर्म, घटक दल और इन सब चीजों से प्रतिनिधित्व करने वाली जो राजनीति है उससे ऊपर उठ चुके हैं, तो ये गलत है। ऐसा कोई नहीं कर सकता। और खासतौर से भारत में अगर आपको चुनाव जीतना है और राजनीति करनी है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, और बीजेपी भी करती है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप देखिए इसमें इस कैबिनेट में जो जो नाम अभी दिख रहे हैं आते हुए, जो संभावित प्रस्तावित नाम है, उनमें आपको सारे ऐसे लोग दिखेंगे जो या तो किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, या किसी मजबूरी के तहत लाए जा रहे हैं, या किसी समुदाय विशेष को रिझाने में लग गए हैं, या किसी राज्य जिसमें चुनाव होने वाला है उसकी वजह से वो लाए गए हैं, या कोई एक खास जगह है उस जगह का प्रतिनिधित्व करने के लिए किए जा रहे हैं। तो ये कहना कि हम इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, ये कोई नहीं मानेगा, उसको मानना भी नहीं चाहिए। इसी लिहाज इसी संदर्भ में आप इस पूरे कैबिनेट रिशफल को देखिए तो मैं कहूंगा ये कोई मजबूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है, एक रणनीति है और बैलेंस बिल्कुल है। और मैं ये भी कहूंगा कि ये कहना कि इसमें यूथ भी होगा और इसमें अनुभव वाले लोग भी होंगे, तो हर कैबिनेट में यही होता है। आप देख लीजिए, यूपीए की कैबिनेट उठा लीजिए, एनडीए वाली उठा लीजिए, सब में यही होता है। यूपीए में भी तो मंत्री थे, युवा मंत्री थे, जो जितिन प्रसाद जो छोड़ करके अभी गए हैं ये यूपीए में मंत्री थे। सचिन पायलट यूपीए के मंत्री थे, ये सब युवा ही तो थे। एक चीज जो मैं अभी शारिक को भी बता रहा था वो ये है कि युवा की डेफिनेशन आपके और हमारे आम जीवन में, युवा आदमी अमूमन अपने आप को बोलना बंद कर देता है जब वो जीवन की आपाधापी में व्यस्त हो जाता है। मतलब 25-25 के बाद आदमी, 30 के बाद तो खास तौर से लोग अपने आप को युवा बोलना बंद कर देते हैं। राजनीति एक ऐसा खेल है जिसमें 60 साल तक लोग युवा ही हैं। 30 साल में तो जन्म हुआ है राजनीति में। 30 साल में तो आपका जन्म हुआ होता है, मतलब 30 साल में तो आप पॉलिटिकल इन्फेंट हुए। बिल्कुल। तो उस लिहाज से अगर डिफाइन किया जाएगा तो क्या ये सबसे यंग कैबिनेट होने जा रही है? एक तो वो बात। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश, और उसका जिक्र मैं यहां जरूर करना, 2 राज्यों का मैं जिक्र करूंगा जल्दी से। एक तो यूपी। आपको यूपी में बहुत जरूरत महसूस हुई कि आप ना केवल जाति और समुदाय, जिसके तहत आप अपने राज्यसभा के सांसद राजभर जी को लेकर के आए, क्योंकि आपको ये लग रहा था कि एक घटक दल जो ओपी राजभर छिटके हैं और वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, वो पूर्वांचल में बड़ा नुकसान कर सकते हैं, तो आप उस समुदाय विशेष को रिझाने में लग गए। ठीक है। इसके बाद अवध से आप लोगों को लाना चाहते हैं, बुंदेलखंड से कोई होगा, ब्रज इलाके से भी आप प्रतिनिधित्व करवाएंगे,
ये सब चीजों पर बड़ा जोर दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। घटक दलों को पर भी आपने जोर दिया है। अनुप्रिया पटेल अपना दल, मोदी 1.0 में थी, मोदी 2 में नहीं थी, लेकिन अब लाई गई हैं। यूपी में आने वाले वक्त में चुनाव में जरूरत पड़ सकती है, चुनाव में जरूरत पड़ सकती है, सी बिल्कुल। बात है। अब यही रणनीति है। तो ये कहना कि हम इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, ये ऐसा संकेत नहीं। हाँ। इस हम ये सभी जानते हैं कि जो सारे फैसले हैं वो पीएमओ द्वारा निर्धारित होते हैं, तो कैबिनेट रीशफल का क्या बदलाव का क्या फर्क आएगा? बदलाव का फर्क ये हो सकता है कि भाई आप जनता में ये संदेश देना चाहेंगे कि हमने अलग अलग एरियाज को रिप्रेजेंट किया है, हमने अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट किया है। ये भी बताया गया है कि इस बार बहुत पढ़ी लिखी कैबिनेट होने वाली है, तो उस चीज को इन्फ्लुएंस किया जाएगा। और हाँ, ये भी है कि एक जो छवि बन गई है कि आपने कोरोना ठीक से हैंडल नहीं किया, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मिनिस्टर्स जो हैं वो ट्वीट ज्यादा करते हैं, काम नहीं करते हैं, उस चीज को भी एड्रेस करने का एक प्रयास हो सकता है। लेकिन जय, इससे पहले कि आप दूसरा सवाल पूछें, मैं वो दूसरे राज्य के बारे में बात करना चाहता हूं जो सही में सबसे बड़ी चुनौती है। यूपी उतनी बड़ी चुनौती नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती बनकर तो बिहार सामने आ रहा है, क्योंकि बिहार में आप अपने तो सांसदों को आप मंत्री बना गए, बिल्कुल, लेकिन अब जदयू का कहना है कि भाई आपके 17 सांसद पर आपके 5 मंत्री, तो हमारे 16 सांसद पर कम से कम 4 तो दो। अच्छा, उनकी कैलकुलेशन ये है कि आप आरसीपी सिंह और लल्लन सिंह को तो चलिए अकोमोडेट कर लेंगे, लेकिन ये तो अगड़े समाज के लोग हो गए, जो पिछड़े समाज, जो कि वोट बैंक है जेडीयू का, और उसमें कौन कौन है, उसमें आप देखिए कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, महादलित, यहां इन सब जातियों के भी लोगों का वो एक प्रतिनिधित्व चाहते हैं। वो मिलेगा या नहीं, ये देखना होगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज, एलजेपी, असली लोक जनशक्ति पार्टी कौन है? कोर्ट जाने की तैयारी में। हाँ, वही तो, चचा असली हैं जो कुर्ता खरीद रहे हैं, या चिराग पासवान असली है? जिसे हनुमान खुद बता चुके हैं वो अपने आप को। हाँ, तो ये बिहार की जो स्टोरी है ना, वो आगे चल के डेवलप होगी। शाम 6 बजे पता चलेगा। हिमांशु शेखर हमारे साथ हैं, उन पर भी चलता है। हिमांशु, आप वहां पर मौजूद है, शाम 6 बजे को लेकर आपको क्या सुगबुगाहट लग रही है? जो चेहरे जिनके कयास लगाए जा रहे हैं, क्या उसमें कुछ नया नाम आप ऐड कर सकते हैं, या कुछ मंत्रियों की छुट्टी होती हुई लग रही है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये बहुत ही मुश्किल और महत्वपूर्ण सवाल है। मैं इस वक्त पशुपति पारस के घर पर हूँ, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बैनर्स लगाए गए हैं और बहुत उत्सुकता है यहाँ पर। पशुपति पारस भी वो एक नेता हैं जो एक संभावित मंत्री के तौर पर जिनके नाम की चर्चा है, और इनको भी ये कहा गया है कि आप दिल्ली में बने रहें। आज सुबह से उन्होंने अपने पार्टी के सांसद हैं प्रिंस राज, उनके साथ मुलाकात की है, और साथ में दूसरे नेताओं से भी वो संपर्क में है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दिया है, और मीडिया से मिलने के लिए भी वो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर पशुपति पारस टीवी सेट पर नज़र रखे हुए हैं, और उन्हें उम्मीद है कि सरकार में उन्हें शामिल किया जाएगा। और ऐसे 1 दर्जन से ज़्यादा नेता हैं जिनको दिल्ली आने को कहा गया, और लिस्ट जो है वो निश्चित तौर पर मुझे लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नारायण राणे का नाम की चर्चा है, सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली पहुंच चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली पहुंच चुके हैं, वरुण गांधी के नाम की भी चर्चा है, शांतनु ठाकुर एक संभावित नाम है पश्चिम बंगाल से, रीता बहुगुणा जोशी के नाम हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनकी चर्चा है, जिनको प्रधानमंत्री शामिल करना चाहते हैं। और ये मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात देखना ये होगा कि देखिए, कोरोना महामारी का जो ये दौर रहा है, 16-17 महीने जो रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी के अपने पॉलिटिकल कैरियर के शायद सबसे चुनौतीपूर्ण काल रहा है ये। और इस दौरान सरकार को कई मोर्चों पर कई तरह की चुनौतियों को आलोचना झेलनी पड़ी है, विशेषकर जो दूसरा कोरोना की लहर का जो असर हुआ है समाज पर। और प्रधानमंत्री इस पूरे एक्सरसाइज के ज़रिए सरकार की छवि को एक बार फिर से दुरुस्त करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, नए चेहरों को लाकर नए आइडिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, चुनौती उनके सामने बहुत बड़ी है। जो अर्थव्यवस्था है उसका कॉन्ट्रैक्शन का स्तर -9.5% के आसपास है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था 9.5% तक माइनस में गिर चुकी है, कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में है, उसे दोबारा से रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। कल जो जीएसटी के आंकड़े आए, 92,000 करोड़ के आसपास ही कलेक्शन हो पाया है। चुनौतियां बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री इस एक्सरसाइज के जरिए सरकार की छवि को और बेहतर और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक सवाल और हिमांशु जी आपसे पूछना चाहते थे कि एक तो ये चचा भतीजा की लड़ाई हो गई, दूसरा जो है, जो एक बड़ी रोचक डेवलपमेंट है जो देखनी होगी, वो है कि जदयू क्या करेगा। अब 2019 में आपको अच्छे से याद है, आपने रिपोर्ट भी किया था उस समय
कि एकदम लास्ट मोमेंट पर, एन मौके पर जेडीयू ने डिसाइड किया कि भाई हमको ये मंत्रालय नहीं चाहिए, आपके साथ हैं लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। इस बार जो है आप किस तरीके का रुख देखते हैं जेडीयू का? मन मुताबिक अगर नहीं मिला तो क्या वो दोबारा वो 2019 वाली चीज कर सकते हैं? निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण सवाल होगा। देखिए, मैं राष्ट्रपति भवन में था उस दिन और मुझे याद है आखिरी वक्त पर हमें वहां पर पता चला राष्ट्रपति भवन में कि जेडीयू का कोई नेता शपथ नहीं ले रहा है, क्योंकि सिर्फ एक मंत्री परिषद ऑफर किया गया जेडीयू को और नीतीश कुमार ने कहा कि हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। 2 साल बाद एक बार फिर से जेडीयू ने बीजेपी के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि वो सरकार में शामिल होना चाहते हैं। नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर यह कह चुके हैं कि आरसीपी सिंह को आधिकारिक तौर पर पार्टी की तरफ से बातचीत के लिए यहाँ पर भेजा गया है। अब सवाल ये है कि जेडीयू की तरफ से एक वरिष्ठ नेता से मेरी थोड़ी देर पहले बात भी हुई है। उन्होंने कहा कि देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार ने जो 2019 में तय किया था, 2021 में भी पार्टी की लाइन, पार्टी का स्टैंड बिल्कुल वही है कि जेडीयू के 16 सांसद हैं। आपने 17 सांसद बीजेपी के बिहार से हैं, आपने 5 नेताओं को मंत्री बनाया है और उसी तरह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में के तहत जेडीयू का रिप्रेजेंटेशन भी कम से कम 4 मंत्रियों का होना चाहिए। क्या बीजेपी तैयार होगी इसके लिए? एक नेता ने यहाँ तक कहा कि अगर आप हमें 2 सीटें ऑफर करते हैं तो इससे हमारा जो राजनीतिक गणित है पार्टी का बिहार में वो गड़बड़ा सकता है। तो दबाव की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन जेडीयू जो है वो सरकार में शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है सरकार में शामिल होने की दिशा में। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए। और संकेत, यहाँ पर वक्त की कमी है, लेकिन आपसे ये भी मैं जानना चाह रही थी कि क्या ये भी माना जा रहा है कि पीएमओ कुछ कमजोर हुआ है, चाहे पश्चिम बंगाल को हैंडल किया या कोविड को हैंडल किया, ऐसे में जो साथी दल है वो चाह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, 3 साल का वक्त बचा है तो उन्हें जो हिस्सा मिल जाए अभी मिल जाए। अब देखिए, कयास तो कई लगाए जा सकते हैं कि एक बंगाल चुनाव हारी हुई ये सरकार शायद थोड़ा सा बैकफुट पे दिखेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये विश्लेषण के तौर पर ठीक है, जो लोग करते हैं वो अपना तर्क दे सकते हैं, लेकिन एकदम कमजोर मान लेना केंद्र सरकार को, छवि में कुछ तो फर्क आया। छवि में तो सबसे बड़ा फर्क तो चुनाव नहीं, तो कोरोना की हैंडलिंग, कंपल्शन वाली बात घूम फिर के कहीं ना कहीं आई जाती है। थोड़ा सा देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, आप अपनी बेट्स को हेज करते हैं कि थोड़ा सा ये भी दरवाजा खोल करके रखें। मेरे ख्याल से वही है रणनीति जिसके तहत वो जो घटक दल हैं उनको थोड़ा और अकोमोडेट करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए।